हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो होते हैं वो लुईस ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ही हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो वर्नर ने पहले ट्राई किया कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स को सेकेंडरी वैलेंसी का नाम देके समझाने के लिए कि प्राइमरी वैलेंसी है और सेकेंडरी वैलेंसी है। तो सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में पाई जाती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पाई जाती है। लेकिन उसमें एक बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि उनकी जो थ्योरी थी उससे नहीं समझाए जा सके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के डायरेक्टिव, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज मतलब उनका जो एक ज्योमेट्रिकल शेप है वो नहीं समझाया जा सका। मैग्नेटिक का मतलब ये है कि क्यों कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो हैं वो पैरामैग्नेटिक हैं, कुछ डायमैग्नेटिक हैं और कुछ आपके फेरोमैग्नेटिक हैं। और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज मतलब कलर कि क्यों कुछ वाइट हैं, कुछ कलर्स हैं कुछ में, और कुछ में लाइट कलर्स हैं, कुछ में डीपर कलर्स हैं। ऑल 4-5 थेरीज हैं समझाने के लिए। तो फॉर एग्जांपल आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो गया, उसके बाद है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, लिगेंड फील्ड थ्योरी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी है। तो हम लोग आज के क्लास में केवल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को ही डिस्कस करेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत ही सिंप्लीफाइड थ्योरी है, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है उसमें। तो उसमें बोला है कि लिगेंड्स जो है वो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं मेटल एटम या आयन को। तो अगर लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं एक ऑर्बिटल में, इसका मतलब वो ऑर्बिटल पूरा एम्प्टी होना चाहिए, इसका मतलब उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। तो आपका जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनमें है नहीं एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स। तो क्योंकि एस और पी ब्लॉक में डी ऑर्बिटल्स नहीं है, इसीलिए वो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जनरली नहीं बनाते हैं। इसीलिए जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है या तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स या कुछ हैं जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स से भी बनते हैं। तो इनमें क्या होता है कि जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो या केवल एस और पी भी कभी कभी कंबाइन हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं और नए ऑर्बिटल्स देते हैं जिनको बोलते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ये इनका एक ज्योमेट्रिकल शेप रहता है, डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप रहता है। जैसे अगर आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अगर कोई मेटल एटम या आयन के ऑर्बिटल्स जाते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, तो उसमें एक s, ये जो नंबर्स लिखे हैं ना, जो सुपरस्क्रिप्ट हैं, वो नंबर्स शो करते हैं कि कितने ऑर्बिटल्स हैं कौन से। फॉर एग्जांपल s के ऊपर अगर 1 है तो ये इसका मतलब एक s ऑर्बिटल कंबाइन कर रहा है 3 p ऑर्बिटल्स के साथ। तो टोटल कितने हो गए? 4 ऑर्बिटल्स हो गए जो कंबाइन कर रहे हैं, और इसके लिए इसीलिए 4 आपका रिजल्टेंट ऑर्बिटल्स बनते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। अब ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो किस शेप में ऑर्गेनाइज रहते हैं? ज्योमेट्रिकली उनका जो है वो टेट्राहेड्रल शेप रहता है। तो एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं इसमें। फॉर एग्जांपल निकल अगर आप देखें, निकल का जो ये कॉम्प्लेक्स आयन है टेट्रा क्लोरिडो निकलेट 2 आयन, इसमें निकल का जो है वो 2+ उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। निकल की एटॉमिक नंबर होती है 28। तो 28 में अगर आप इसका और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो आएगा आर्गन 3d8 और 4s2। तो निकल 2+ बनने में 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, तो उसके पास 3d8 आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। और उसके लिए आप उसका ऑर्बिटल डायग्राम ऐसे दिखा सकते हैं, 3d में आपके पास ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 4s खाली है और 4p भी खाली है। इसके बाद वाला जो आउटर मोस्ट है वो खाली है, तो ये इनर टू आउटर मोस्ट हुआ, पेनल्टीमेट हुआ। और फिर क्या होता है कि ये जो खाली ऑर्बिटल्स हैं
ये कंबाइन हो जाते हैं, ऐसे 4 ऑर्बिटल्स बना लेते हैं, sp3 बोलते हैं जिनको, एक s देखिए यहाँ पे, और ये 30 p ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं, sp3 बना रहे हैं, और हर एक ऑर्बिटल में एक क्लोराइड आयन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इसीलिए इसके पास अभी ये लिगेंड्स हो गए 4 क्लोराइड आयंस, और निकल जो है सेंट्रल मेटल हो गया। और आपके क्योंकि ये आपके इसके पास देख सकते हैं एक्सेस ऑफ चार्ज जो है, अधिकायत जो चार्ज की है वो 2 माइनस है, तो इसीलिए इसको हम लोग 2 माइनस लिखते हैं। उसके बाद का जो हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें अगेन 4 ऑर्बिटल्स हैं, एक d, एक s और 2 p ऑर्बिटल्स, उसको बोलते हैं dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये भी निकल में ही, इसका भी एक एग्जांपल निकल का ही है, वो इसका नाम है टेट्रासाइनिडो निकलेट 2 आयन। तो इसमें सेम प्रोसीजर, ये देखिए निकल 2 आयन बनाया है, उसमें आर्गन 3d8 इसका कॉन्फ़िगरेशन है, और इसमें क्या हो रहा है कि d ऑर्बिटल, क्योंकि क्या है हाइब्रिडाइजेशन, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो d ऑर्बिटल एम्प्टी चाहिए, खाली चाहिए है, तो इसके लिए d ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो आप देख सकते हैं कि शिफ्ट कर रहा है दूसरे d ऑर्बिटल में, और पेयरिंग हो रही है, यहाँ पे देखिए पेयरिंग हो गई है, और 4 ऑर्बिटल्स एक साथ दिखाए हैं, क्योंकि 5वां जो है वो आपका कंबाइन कर रहा है 4s और 4p के साथ। तो इसमें आपका dsp2, ये p अकेला रह गया, और ये 4 आपके ऑर्बिटल्स, 4 ऑर्बिटल्स यहाँ पे हैं dsp2 के। इसका जो शेप होता है वो स्क्वायर प्लेनर होता है। तो दोनों के अलग अलग शेप्स हैं, दोनों के अलग अलग अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले वाले के पास आपका 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, इस वाले के पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये डिफरेंस है प्रॉपर्टीज में। अभी ये टेट्राक्लोरिडो निकल, मैंने इसमें क्लोरीन नहीं लिखा है, यहाँ पे क्लोरीन होना चाहिए, एक और यहाँ पे क्लोरीन होना चाहिए। तो ये हो गया आपका टेट्राक्लोरिडो निकलेट 2 आयन, ये हो गया टेट्रासाइनिडो निकलेट 2 आयन, और ये हो गया टेट्राकार्बोनिल निकल। इसमें निकल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, ठीक है। और अगर आप इनका ये स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट अगर आप कैलकुलेट करें निकल sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, एज मैंने बताया अभी आपको कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं अनपेयर्ड, इसीलिए म्यू स्पिन जो है वो 2.83 के आसपास आता है, जबकि dsp2 हाइब्रिडाइजेशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक भी नहीं है, तो इसीलिए इसका म्यू जो स्पिन है वो 0 आता है। उसके बाद जो 2 और हाइब्रिडाइजेशन सिलेबस में हो हैं d2sp3 और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। d2, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि आप ये काउंट कर सकते हैं कि कितने ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितने रिजल्टेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनने वाले हैं। ये 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो ऑक्टाहेड्रल शेप में रहते हैं। अभी इसमें क्यों d2sp3 बनता है और sp3d2 का बनता है, ये हम लोग चेक कर लेते हैं। sp3d2 पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। तो sp3d2 का एग्जांपल है हेक्साफ्लोरिडो कोबाल्टेट 3 आयन। इसमें D जो है वो बाद में लिखा है, D बाद में लिखा है। इसका कारण ये है कि D जो है वो आउटर मोस्ट शेल से आ रहा है, वो S और P के बाद एटम में सिचुएटेड है, इसीलिए उसको बाद में लिखा है। अभी यहाँ पे कोबाल्ट का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। 27 उसका एटॉमिक नंबर है, तो 3d7 4s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स S से जा रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन D से जा रहा है, तो इसीलिए आपका इसमें जो फाइनल कोबाल्ट 3+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आर्गन 3d6 है। 3d में हम लोगों ने यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, 4s खाली है, 4p खाली है और 4d भी खाली है। इसमें जैसे इसमें बताया है कि d ऑर्बिटल जो है वो आउटर मोस्ट शेल से आ रहा है, तो इसीलिए देखिए 1s 3p और 2d कंबाइन कर रहे हैं, आपको 6 ऑर्बिटल्स टोटल मिल रहे हैं, और 6 ही फ्लोराइड आयंस जो हैं उसमें लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को दे रहे हैं,
और ये 4d आपका बाकी 3 d ऑर्बिटल्स बच गए वो ऐसे ही रहते हैं। और यहाँ पे 3d में आप देख रहे हैं कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसके कारण इसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो 4.89 आता है कैलकुलेशन अगर आप करें तो। ये जो है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं इनको, जिनमें मैग्नेटिक मोमेंट हाई आता है। दूसरी तरह का जो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, उसमें D पहले लिखा है क्योंकि D पेनल्टीमेट शेल से आ रहा है, इसलिए आउटरमोस्ट शेल से नहीं आ रहा है। इसमें फिर से कोबाल्ट का एग्जाम्पल अगर आप लें तो आर्गन 3d6, जैसा हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, कोबाल्ट 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और ये आपका ऑर्बिटल डायग्राम अगर देखेंगे आप तो इस बार वापस से क्या हो रहा है कि आप ये देख सक रहे हैं कि डी से 4 अभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उनमें से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है अब पेयर्ड हो गए हैं। किस लिए? क्योंकि 2 खाली d ऑर्बिटल्स चाहिए हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो ये 2 खाली d ऑर्बिटल्स हो गए, एक 4s ऑर्बिटल हो गया और 3 आपके 4p ऑर्बिटल्स हो गए। ये सारे कंबाइन करके फिर से 6 आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। इसको कहेंगे D2sp3 ऑर्बिटल्स। सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं वो, ऑक्टाहेड्रल उनकी ज्योमेट्री है। और देखिए अमोनिया जब लीगेंड होता है या साइनाइड जब लीगेंड होता है, तब कोबाल्ट D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन करता है। इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 है। और इनको लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। इनका दोनों ही, जैसा बोला कि ऑक्टाहेड्रल है, ये आपका लो स्पिन हो गया और ये आपका हाई स्पिन हो गया। देखिए ऑक्टाहेड्रल इनका स्ट्रक्चर है। लास्ट में लिमिटेशंस ऑफ VBT। डायरेक्टिव और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कुछ हद तक समझाई जा सकी, लेकिन पूरी नहीं। और कलर्स तो, कलर के बारे में तो बात नहीं करती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं समझा पाई है कि क्यों, ये हम लोगों ने अभी बात की थी कि कुछ में D पेनल्टीमेट शेल से आ रहा है, कुछ में D आउटर मोस्ट शेल से आ रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? कुछ कॉम्प्लेक्सेस में क्यों पेनल्टीमेट शेल से D आता है, कुछ कॉम्प्लेक्सेस में क्यों D आउटर मोस्ट शेल से आता है, ये VBT क्लियर नहीं कर पाई। तीसरा जो एक लिमिटेशन है वो ये है कि ये बहुत ही सिंप्लीफाइड अप्रोच है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को समझाने के लिए। तो आशा करती हूँ आज VBT आपको, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको समझ में आई होगी। नए टॉपिक के साथ जल्दी ही फिर से आऊँगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।